नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2025 के लिए ये द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन्हीं वीडियो के प्रश्नों की तरह इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इसकी पीडीएफ के रूप में प्राप्ति चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक टेलीग्राम की दी जाएगी वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें भी साथ में याद करके रखेंगे। वेब पेज लिखने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका सी है। तो आप इन सभी के पूर्ण रूप याद रखेंगे। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसी प्रकार अगर URL की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP ये भी प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो ये 2001 में शुरू हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। तो राइट आंसर इसका सी होगा। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें जो फंड होता है, इस फंड की व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करती हैं। तो इनमें कुछ रेशो होता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। क्या रेशो होता है ये भी आप याद रखेंगे। 60% ये केंद्र सरकार देती है और 40% उस राज्य की राज्य सरकार ये फंड के रूप में देगी। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय में दूध का फटना किसका परिणाम है। देखिए, आमाशय से एक रस निकलता है, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है जठर रस, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कई चीज़ें इसमें से पाई जाती हैं, लेकिन HCl आप याद रखेंगे। एक होता है HCl, एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन, ठीक है। तो ये कुछ जो पदार्थ हैं ये इसमें निकलते हैं। इन पदार्थों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे रेनिन जो होता है ये दूध फाड़ने का कार्य करता है, यानी कि ये जो दूध होता है उसको पचाने का जो है कार्य करता है। तो दूध फाड़ना ये इसकी जिम्मेदारी है। साथ में ही जो पेप्सिन होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, यानी कि प्रोटीन जो होती है उस पर अभिक्रिया करता है और पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रोटीन को ये किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। तो ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। HCl होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जीवाणुओं को नष्ट करने में कार्य करता है। जो हमारा भोजन होता है उसमें जो भी जीवाणु संभव होते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य ये HCl करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो भोजन है उसमें अलग अलग पदार्थों को पचाने में ये जो रेनिन है, पेप्सिन है, HCl है, ये हमें सहायता करते हैं। HCl जीवाणु को नष्ट करता है। रेनिन की बात करें तो ये दूध को फाड़ता है, और पेप्सिन की बात करेंगे तो प्रोटीन को ये पेप्टोन में परिवर्तित करके प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्या होगा, रेनिन। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य आयोग जो राज्य खाद्य आयोग है, इसका गठन आप सभी जानते हैं कि जो 2013 का राष्ट्रीय खाद्य आयोग अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया। कब बनाया गया था, 21 जुलाई 2017 को। तो आप ये याद रखेंगे कि ये 21 जुलाई 2017 को गठित हुआ था। किसी भी राज्य का जो राज्य खाद्य आयोग होता है ये 7 सदस्यीय राज्य खाद्य आयोग होता है, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव के रूप में
जो है सचिव के रूप में एक सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के ये 7 सदस्यीय आयोग होता है। राइट आंसर इसका भी है। अगला प्रश्न है, UN वुमेन कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था? ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में किया गया, झाबुआ और सीहोर, यानी कि राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक है, क्या है? संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, सलाहकार संस्था है या सांविधिक संस्था है? आप याद रखेंगे ये सलाहकार संस्था है और सांविधिक संस्था है, यानी कि राइट आंसर 3 और 4 होगा। कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए राइट आंसर इसका डी, यानी कि 3 और 4 होगा। संवैधानिक संस्था वह होती है जिसका विवरण या जिसके बारे में कोई भी वर्णन संविधान में किया गया हो। ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कोई भी विवरण संविधान में नहीं है। स्वतंत्र संस्था ये है नहीं, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपती है और अपनी सलाह भी उसी को दे सकती है, यानी कि स्वतंत्र निर्णय ये लेने के लिए नहीं है। सलाहकार संस्था की बात करें तो आप याद रखेंगे कि ये आयोग है, इसकी प्रकृति भी सलाहकारी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार को सलाह दे सकती है। केंद्र सरकार उस सलाह को माने या ना माने ये उस पर बाध्यकारी नहीं है। सांविधिक संस्था है क्योंकि ये एक कानून राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 यानी किसी कानून के तहत जो संस्था बनती है वह सांविधिक संस्था होती है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि राइट आंसर 3 और 4 होगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए मैंने इसके बारे में एक प्रश्न पहले भी लिया था, तो उसमें कुछ बताया था, काफ़ी जानकारी बताई थी। कुछ जानकारी जो बची है वो इसमें बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर बी, यानी कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु की ये बात करें तो ये मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था। लेकिन आपको कुछ डेट याद रखनी है। एक याद रखनी है 1995, विशेष करके 15 अगस्त 1995। दूसरी डेट है 2002, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। अगली 2004 और 2007, ये 4 डेट आपको इस योजना के संबंध में याद रखनी होंगी। साथ में ही आप 2021 को भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें 1995 की तो 15 अगस्त 1995 को ये योजना शुरू हुई थी, इसलिए आप याद रखेंगे। 2002 को आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये योजना भारत के सभी राज्यों में शुरू हो चुकी थी 2002 तक, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2004 देखिए जब ये योजना शुरू हुई थी तब जो है अनाज के रूप में यानी कि गेहूं को ही दिया जाता था, तब पके हुए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। पके हुए भोजन की शुरुआत 2004 से हुई थी, तो आप ये याद रखेंगे 2004 में पके हुए भोजन की शुरुआत हुई, यानी कि खाने के रूप में हमें ये जो है अन्न दिया जाने लगा। 2007 को क्यों याद रखना है? क्योंकि 2007 से ये 6 से 8 जो मिडिल क्लास होता है उस वर्ग में भी ये इसको शुरू कर दिया गया। 2021 क्यों याद रखना है? मध्याह्न भोजन योजना, इसका नाम बदल करके पीएम पोषण, ठीक है, पोषण योजना कर दिया गया। तो आप ये याद रखेंगे कि पीएम पोषण योजना, इसका नाम 2021 में बदल दिया गया है और ये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कब जारी किया गया था? अगर हम बात करें पहले माइक्रो प्रोसेसर की तो आप सभी जानते हैं कि इंटेल एक प्रसिद्ध कंपनी है इस क्षेत्र की, ठीक है। तो इंटेल के ही द्वारा एक माइक्रो प्रोसेसर जो 4 बिट का था, यानी कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, इसको 1971 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये इंटेल 4004 यानी कि 4004 नाम से ये जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए पहले तो राष्ट्रीय शॉर्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये अधिनियम कब बना था? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, 1990 में बना था। इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? तो ये भी आप याद रखेंगे, 31 जनवरी
1992 में ये आयोग बना था। और वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात की जाए तो ये बना है 23 मार्च 1998 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थों से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। छोटी आंत के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये जो भोजन होता है, भोजन का अवशोषण करने का कार्य करता है। तो भोजन का अवशोषण और पाचन बोल सकते हैं, ठीक है, एवं पाचन ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बड़ी आंत की बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि बड़ी आंत ये 4 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जो 4 भाग होते हैं उनमें एक होता है सिकम, दूसरा होता है कॉलन, ठीक है, कॉलन, और उसके बाद में आप याद रख सकते हैं, यानी कि जिसे रेक्टम कह सकते हो, है ना, रेक्टम है, हिंदी में कहें तो मलाशय, और फिर होता है मलद्वार। तो ये जो है इतने भागों में बटी होती है। आप याद रखेंगे कॉलन जो होता है ये इसका सबसे बड़ा भाग होता है और मलद्वार ये है सबसे अंतिम भाग होता है पाचन तंत्र का। तो आप याद रखेंगे कॉलन के बारे में। जल का जो अवशोषण होता है ये यहीं पर होता है, कहाँ पर, ये कॉलन में होता है। आप याद रखेंगे जल का अवशोषण या कुछ लवण इन इत्यादि का अवशोषण करने में सहायता कौन करता है, बृहदांत्र का कॉलन वाला भाग ये कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ एनजीओ के संस्थापक कौन है। एनजीओ आप सभी जानते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि गैर सरकारी संगठन जिसे बोल सकते हैं। बचपन बचाओ, इसके लिए मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो राइट आंसर बी है। याद रखेंगे 1980 में इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन नाम से ये 1980 में शुरू हुआ। 2014 भी इनके बारे में आप याद रखेंगे, बच्चों से संबंधित ये संस्था है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विश्व स्तर पर इसको सराहा गया है। मलाला यूसुफजई के साथ में, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ में जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, इनके साथ में 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा गारंटी योजना कब शुरू हुई थी। शिक्षा गारंटी योजना की बात करें तो ये 1 जनवरी 1997 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम के दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों और संसाधनों को बाधित करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कोड को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो बाधित करने के लिए जो संसाधन बनाए जाते हैं या ऐसा डेटा कोई या गतिविधियां की जाती हैं किसी कंप्यूटर के सिस्टम में, तब उसे बोला जाता है वायरस, यानी कि राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, ट्रैकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है। देखिए, आप याद रखेंगे जो ट्रैकिया होता है ये एक प्रकार की श्वास नली है, यानी कि गले की वह नली जो स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, स्वर यंत्र को ट्रैकिया जो है फेफड़ों से जोड़ती है, यानी कि श्वास नली है। अगर इसमें भोजन जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए इसमें भोजन रोकने के लिए एक यंत्र होता है एपीग्लोटिस, जिसका नाम है सी, राइट आंसर सी है। तो ये जो है इसको इसमें जाने से भोजन को रोकता है। एपीग्लोटिस की बात करें तो ये एक प्रकार का एक पत्ती के आकार का फ्लैप होता है, ठीक है, फ्लैप टाइप का होता है, और ये स्वर यंत्र के ऊपर और जीभ के पीछे स्थित होता है। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें तो ये ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। कब मनाया जाता है तो याद रखेंगे 12 जून को
12 जून को ये हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे। तो जो 2024 की ये थीम है, आप ये याद रखेंगे। 2024 की थीम है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ये 2024 की थीम है। 8 मार्च को भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आपके प्रश्नों के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 12 मई को अगर पूछा जाए तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में ये जो है 12 मई को मनाया जाता है। 13 फरवरी की बात करें तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि भारत में ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। जो सरोजनी नायडू जी थी, उनके जन्म दिवस के रूप में ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चारों दिवस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थीम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि 2021 में इसका नया नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे 2021 में। अगला प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापन करने पर सजा का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? देखिए, आप याद रखेंगे इस अधिनियम को। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसमें पहले तो आप याद रखेंगे इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों के अंतर्गत धाराएं कितनी हैं? धाराएं 34 हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे। इन 34 धाराओं में से धारा 22 और धारा 23 सजा का प्रावधान करती है। धारा 22 में सजा का प्रावधान किस आधार पर किया गया है कि यदि कोई लैब या फिर कोई क्लिनिक, परामर्श केंद्र इत्यादि विज्ञापन विज्ञापन करेंगे लिंग परीक्षण से संबंधित कि हमारे यहाँ विज्ञापन होता है, या फिर कोई व्यक्ति बताएगा कि वहाँ पर लिंग का जो है परीक्षण होता है, तो ऐसा विज्ञापन करेंगे तो ये सजा का प्रावधान धारा 22 करती है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी लैब या क्लिनिक के द्वारा जब विज्ञापन किया गया और ये अपराध सिद्ध हो गया तो उसका लाइसेंस जो है ये निरस्त कर दिया जाता है। कब? देखिए, अब इसमें सजा का अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग जो है प्रावधान किया गया है। अगर पहली बार किया गया है तो उसका लाइसेंस, यानी कि अपराध पहली बार किया गया है और सिद्ध हुआ है, तो उसका लाइसेंस 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आगे फिर से किया जाता है, यानी कि दूसरी बार किया जाता है, तो उसका जो लाइसेंस है तो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। धारा 23 क्या कहती है? इसमें धारा 23 का ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध करे, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध करे लिंग चयन से संबंधित, ठीक है, लिंग चयन से संबंधित, और ये अपराध सिद्ध हो जाए तो उस पर सजा का प्रावधान धारा 23 में है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे STH है, ठीक है, TSH है, ACTH है, और ऐसे ही आप आगे भी GTH, LTH, ADH इत्यादि ये जो सभी हैं ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल में यदि विद्यार्थियों की संख्या 70 है तो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? आप याद रखेंगे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को, ठीक है। ये लागू कब हुआ था? लागू भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इसमें
धाराओं की बात की जाए तो कुल धाराएं कितनी हैं, 38 जो है इसमें धाराएं हैं। और इसमें एक अनुसूची दी गई है। अनुसूची जैसे कई बार होती है ना, अनुसूचियां होती हैं, जैसे संविधान में अनुसूची, इसी प्रकार से एक अनुसूची दी गई है। इस अनुसूची में ये बताया गया है कि बच्चों और शिक्षक का क्या अनुपात होगा। तो बच्चों और शिक्षक का अनुपात जो बताया गया है ये 30:1 बताया गया है। प्राथमिक स्कूलों में ये आप याद रखेंगे, जो प्राथमिक स्कूल हैं इनमें शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या होगा, यानी कि एक शिक्षक होगा 30 बच्चों पर। आप ये याद रखेंगे, तो 1 से 30 तक एक शिक्षक होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग अगर 30 यानी कि 31 से 60 तक किसी बच्चे हैं किसी स्कूल में, तो शिक्षक कितने होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार अगर 61 से 90 तक अगर बच्चे हैं तो 3 शिक्षक होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आगे निर्धारित किया गया है। 70 है तो ये किस में आएंगे, ये 61 से 90 के बीच में आएंगे, तो यानी कि राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है। तो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का लक्ष्य महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण का निवारण करना है। तो ये जो योजना है इसका नाम है उज्ज्वला योजना। राइट आंसर है डी। ये सिलेंडर वाली नहीं है, दूसरी है जो बहुत पहले से चल रही है। महिला एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर ये नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 की बात करें तो ये 2006 में बना, ये सही है। 1 नवंबर 2007 में ये लागू किया गया था। ठीक है, इसकी धारा जो 21 है इसमें राइट आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 2007 में ये लागू हुआ था। धारा 21 बाल विवाह पर रोक लगाती है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। देखिए, अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचने के लिए याद रखेंगे फैलोपियन नली का, यानी कि राइट आंसर ए है। हिंदी में से डिम्ब नली के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, मंगल दिवस योजना के अंतर्गत प्रथम मंगलवार का कार्यक्रम क्या होता है। देखिए, ये मंगल दिवस योजना ये आंगनबाड़ी जो होती हैं उनमें कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसी से संबंधित ये योजना होती है। मंगल दिवस योजना की बात करें तो ये 2007-08 में शुरू हुई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो मंगल के नाम से है तो आप याद रखेंगे कि ये 4 मंगल जो होते हैं महीने में, कभी कभी 5 होते हैं, लेकिन 5वें के बारे में कुछ नहीं है, 4 फिक्स हैं, तो उसके बारे में जो है ये बताया गया है। इनमें क्रम ये रखा गया है कि प्रथम मंगलवार को गोद भराई का प्रोग्राम होगा, द्वितीय मंगलवार को जो है अन्न प्राशन के रूप में किया जाएगा, और जो तृतीय मंगलवार है उसे जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और जो चौथा मंगलवार है इसमें किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये जो है चारों मंगलवार आप याद रखेंगे। इस योजना का नाम याद रखेंगे, 2007-08 में शुरू हुई, ये भी याद रखेंगे। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, एक प्ररूपी डीवीडी की क्षमता क्या होती है। जो डीवीडी होती है उसकी कैपेसिटी 4.7 GB, यानी कि राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे शॉर्ट में पोक्सो बोलते हैं, इसमें 14 अध्याय और ... धाराएं हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो अधिनियम है ये 2012 में बना था। लागू होने की बात की जाए तो ये 14 नवंबर
2012 को लागू हुआ था। साथ में ही आपको याद रखना है इसमें अध्याय कितने हैं, 14 हैं, और धाराएं इसमें कितनी हैं, 46 हैं। तो राइट आंसर वी होगा, यहाँ 46 धाराएं होंगी। अगला प्रश्न है, ऊषा किरण योजना का संबंध किससे है? ऊषा किरण योजना की बात की जाए तो ये योजना 2006-7 में शुरू हुई 2006-7 में, और इस योजना का उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, यानी कि राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो आईपीओ होता है इसका पूर्ण रूप होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो राइट आंसर इसका इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी कि बी होगा। अगला प्रश्न है, गांव की बेटी योजना को किस लिए प्रारंभ किया गया था? देखिए जो गांव की बेटी योजना है, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे। 29 अगस्त 2005 को ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें ग्रामीण बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना ये इसका कार्य था। ठीक है, कब ये होता है? जब प्रत्येक मतलब किसी भी गांव की 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा को जब उच्च शिक्षा के लिए जाना होता है तो 500 रुपये प्रति माह 10 महीने तक, एक साल में कितने, 10 महीने तक दिए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए मैंने अभी आपको बताया था गांव की बेटी योजना, तो उसमें ग्रामीण बालिकाओं को जो है लाभ मिलता है। और प्रतिभा किरण योजना की बात की जाए तो ये 2009 में शुरू हुई और ये शहरी बालिकाओं के लिए है। ठीक है, तो शहरी जो बालिकाएं हैं ये उनके लिए है, सेम टू सेम है। शहर की जो बीपीएल परिवार की 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली जो बालिकाएं होती हैं वह उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 10 महीने तक, एक वर्ष में 10 महीने 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है? तो देखिए ये जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित नहीं करेगा? टेस्टिस से टेस्टिस हार्मोन निकलता है, तो आप ये याद रखेंगे, यानी कि ये हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, सिलीन जो है इससे कोई भी हार्मोन उत्सर्जित नहीं होता है। तो राइट आंसर बी है। ओवरी से अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे 2 हार्मोन के बारे में, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है दोनों ही हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से। थायराइड से आप सभी जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू की कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो देखिए जो सीपीयू होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, 3 भाग इसके होते हैं। एक होता है सेंट्रल मेमोरी यूनिट, जिसे शॉर्ट में सीएमयू बोल सकते हैं। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, यानी जिसे शॉर्ट में सीयू बोल सकते हैं। तीसरी होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि एएलयू। तो आप याद रखेंगे कि इसमें पूछा गया है कंट्रोल यूनिट के बारे में, यानी कि सीयू के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या नहीं होता है? तो बात करें इसमें अंकगणितीय संक्रियाएं करना, ये कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। बाकी के कोड पढ़ना, हार्डवेयर को निर्देश देना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यक डेटा प्रदान करना, यानी कि जब ये अंकगणितीय डेटा आता है तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ये डेटा भेज देती है और अंकगणितीय संक्रियाएं एएलयू में होती हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से जुड़े मुद्दों एवं सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि राइट आंसर ए है।
अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना ये किसके लिए है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि जो ये योजना पहले तो 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा ये यहाँ शुरू हुई और बीपीएल धारक जो एससी या एसटी वर्ग के हैं और जिनके पास उनका अपना आवास नहीं है, उनके आवास निर्माण की ये योजना है। तो आप याद रखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति इनके आवास की योजना है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आप किसी की सांस की जांच कैसे करेंगे। देखिए प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रश्न भी बनेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। आप किसी की अगर सांस की जांच करना चाहें कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिर पर हाथ महसूस करके, देखिए सिर पर हाथ अगर रखेंगे तो वहाँ सांस कैसे पता चलेगी क्योंकि सांस वहाँ नहीं होती है। गाल पर महसूस करके, गाल पर भी नहीं पता होती। छाती ऊपर उठ रही है देखकर या महसूस कर। ये देखिए अगर आप देख करके आपको अनुमान लग रहा है कि छाती ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि अंदर जो फेफड़े हैं वो पंप कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से छाती ऊपर उठती है और नीचे जो दबती है, तो उस हिसाब से आप महसूस कर सकते हैं देख करके। या फिर हाथ अगर रखेंगे छाती पर तब भी आप उससे महसूस कर पाएंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। ध्यान से सुनकर ये वैसे ही सही नहीं होगा क्योंकि सांस की आवाज़ इतनी नहीं होती कि आप ध्यान से सुन सकें। तो राइट आंसर सी है। आज का हमारा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, लेकिन आप याद रखेंगे कि मेरा एक फुल मैराथन टाइप का वीडियो आने वाला है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा कि आपके जो 7-8 प्रश्न वहाँ से बनने वाले हैं वह तृतीय खंड में है पंचवर्षीय योजनाएं, तो वहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप वहाँ से आसानी से कवर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।